Hello guys, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. तो आप सब स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, अपने स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इनफैक्ट आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि नेट एग्जामिनेशन के लिए या गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपको अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्टी आती है, आपको मुश्किल लगती है, आपको उसमें रिएक्शंस को याद करना डिफिकल्ट है, तो आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं, और वो ये है कि हमारे चैनल पे आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। इनफैक्ट एक प्लेलिस्ट नहीं, दो प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई को आसान बनने के लिए बहुत सारे लेक्चर्स हम पोस्ट कर रहे हैं। आज की ये जो लेक्चर है, ये कौन सी प्लेलिस्ट का पार्ट है? ये है इनऑर्गेनिक मेड इजी। इनऑर्गेनिक मेड इजी और क्विक इजी ट्रिक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दो ऐसी प्लेलिस्ट हैं जहां पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपके इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसमें सब वो टॉपिक्स हम कवर करते हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उनको आप कैसे आसानी से याद कर सकते हो वो आप सबको इस लेक्चर्स में मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आसान बनाने वाले हैं? हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस विद वाटर का पार्ट 2। ऑल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस विद वाटर अगर आप रियलाइज करो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे वो हाइड्रोजन का चैप्टर हो, चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, या डी ब्लॉक हो, या एफ ब्लॉक हो, आपको सब जगह वाटर के साथ रिएक्शंस मिलेंगे। एक लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और वो लेक्चर है इनऑर्गेनिक रिएक्शंस विद एलिमेंट्स। मेटल्स के साथ, मेटलॉइड्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ वाटर कैसे रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा बहुत आसान वे में। हमने याद की उन रिएक्शंस को, और उससे साथ रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम आगे फर्दर मूव करते हैं। हम आज जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स से एसेंशियली हमारा मीनिंग क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स की वाटर के साथ जितनी भी रिएक्शंस है आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आपके लिए ये लेक्चर जेई और नीट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेट गेट एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हमने रिवाइज करनी है, पढ़नी है बहुत आसान तरीके से। हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को शुरू करने से पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ड हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है। तो hydrolysis, this is the process of adding a water molecule to a compound which most often causes both parts to break their chemical bonds. इसका मीनिंग ये है कि हमने एक कंपाउंड लिया, उसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, और वाटर मॉलिक्यूल के ऐड करने की वजह से इस कंपाउंड के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स थे वो टूट गए। इनफैक्ट वाटर के अंदर भी जो बॉन्ड्स थे वो भी टूट गए और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। राइट, तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन के नए कंपाउंड्स का सिंथेसिस होगा। राइट, अब हम चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ वाटर मॉलिक्यूल टू अ कंपाउंड व्हिच मोस्ट ऑफन causes both parts to break their chemical bonds, resulting in the formation of a cation and an anion, just like H ions and OH ions. तो हमने एक कंपाउंड लिया, उसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल को डाला। राइट, इस कंपाउंड का ब्रेकअप कैसे होगा? इनटू केटायन एंड एनायन। राइट, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, तभी वो केटायन और एनायन में ब्रेक करेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस हैं जो कि एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं विद द इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्सेस। ठीक, और साथ में वाटर के बॉन्ड्स का क्या हुआ? उनका ब्रेकअप हुआ SH आयंस एंड OH आयंस, और उसके बाद जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नए सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होगा। अब इसको हम एक जनरल रिएक्शन की तरह कैसे लिख सकते हैं?
AXBY एक आयनिक कंपाउंड है और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म कर रहा है ये अभी आपको समझाती हूँ। अब AXBY को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर हमें चार्जेस को लिखना है। तो अगर हम AXBY लें तो हमने इस फॉर्मूले को कैसे लिखा था? इसको हमने क्रिस क्रॉस फॉर्मूला याद किया था जब आप क्लास 7th में थे कि हम एक फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो A के ऊपर प्लस y चार्ज, B के ऊपर माइनस x चार्ज, आपने इसको क्रिस क्रॉस कर ले, इसके सब्सक्रिप्ट में लिख दिया और हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला आया। राइट, तो इसका मतलब है कि हम इस कंपाउंड को लिख सकते हैं A के ऊपर प्लस y और B के ऊपर माइनस x चार्ज है। ठीक है, और वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? SH आयंस एंड OH आयंस। अब यहाँ पे A पे प्लस y चार्ज है और इधर OH नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। राइट, तो इसका मतलब है कि आपने ये क्या लिया? A प्लस y और OH नेगेटिव। राइट, अगेन अब आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये आएगा A, क्योंकि दिस इज -1 तो कुछ नहीं लिखोगे, और OH OY। राइट, तो आपके पास कंपाउंड क्या बना? AOHY। और इधर हमारे पास B माइनस x है, तो जब ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा B माइनस x और H पॉजिटिव। अगेन इसको क्रिस क्रॉस करके लिखोगे तो आपके पास आया BHX। तो हमारे पास ये दो कंपाउंड्स नए सिंथेसिस हुए, दैट इज AOHY और BHX। राइट, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि इसके बेसिस पे आज की सारी रिएक्शंस को हम याद करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास AXBY क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और फॉर्म क्या हो रहा है? उस एलिमेंट का जो A है उसका हाइड्रोक्साइड बन रहा है और B का हमारे पास H के साथ रिएक्शन होके BHX बन रहा है। ठीक है, ये अब आपको प्रोडक्ट याद रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन कब होगी। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। अगर वो आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करेगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, तभी ये रिएक्शन होगा। राइट, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस के लिए दो स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आयनिक कंपाउंड का वाटर में सॉल्युबल होना, और दूसरा उस आयनिक कंपाउंड का वाटर के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में हमारे पास दो स्टेप्स हैं कि कैसे एक आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा। तो सबसे पहला है कि एक आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आयंस है जो कि एक लैटिस के अंदर एक दूसरे के साथ फिटेड है, क्रिस्टल लैटिस है। तो सबसे पहले हमने उस आयनिक सॉलिड को तोड़ के आयंस को फॉर्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक AB सॉलिड है, उसमें से A पॉजिटिव गैशियस आयंस और B नेगेटिव गैशियस आयंस का मिलना हमारे लिए पहली कंडीशन है, और इसके लिए हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि हम क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक कर सके और इस A और B को उसके गैशियस आयंस में कन्वर्ट कर सके, और ये जो सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जीज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा H लैटिस। और क्योंकि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो ये एनर्जी क्या होगी? डेल्टा H पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। अब इसमें क्या होगा कि जब हमने इस A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयंस के अंदर वाटर को डाला तो उनकी हाइड्रेशन हुई आयंस की। A पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ हाइड्रेट होके A पॉजिटिव एक्वस आयंस फॉर्म करेंगे और B नेगेटिव वाटर के साथ ऐड होके B नेगेटिव एक्वस आयंस फॉर्म करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है, एसोसिएशन बन रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। राइट, तो लैटिस एनर्जी के इक्विवेलेंट अमाउंट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी और हाइड्रेशन एनर्जी के अमाउंट एनर्जी रिलीज होगी। अब ये कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी तब होगी
जब लैटिस एनर्जी कम होगी, solubility will be inversely proportional to lattice energy. जितनी लैटिस एनर्जी कम उतनी solubility ज्यादा, और जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उतनी solubility ज्यादा, राइट? अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली बच्चे कंफ्यूज करते हैं वर्ड हाइड्रेशन के साथ और हाइड्रोलिसिस के साथ। तो अब ये हाइड्रेशन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसके अंदर हमने एक आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया। अब आयनिक कंपाउंड को जब हम डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज सबको मालूम है कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होता है, राइट? तो हमने यहाँ पे NaCl लिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो Na पॉजिटिव आयंस हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से आसपास सराउंड हो जाएंगे। ऑक्सीजन पार्ट जो है, जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, वो सोडियम आयंस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्लोराइड आयंस की तरफ H पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा, क्योंकि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्डअप हुई। कैसी फोर्सेस बिल्डअप हुई? ये एक आयन है और ये एक डायपोल है। ये आयन डायपोल इंटरैक्शन है, जिसकी वजह से ये A पॉजिटिव एक्वस बनता है, ठीक है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन, राइट? तो जब एक आयन डाइपोल इंटरैक्शंस बढ़ती हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे क्लोराइड आयन या कोई भी नेगेटिव आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ एक आयन डाइपोल इंटरैक्शन बढ़ेगी, ठीक है? तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन प्रोसेस को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। जबकि आगे फर्दर इनके बीच में जब एक रिएक्शन होगा और नए कंपाउंड्स बनेंगे, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, A पॉजिटिव एक्वस, यहाँ पे हाइड्रेशन इस A पॉजिटिव आयन की हो चुकी है, वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर के साथ अब रिएक्ट कर रहा है, राइट? उसकी वजह से अब ये A पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करके H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो गए। उधर B नेगेटिव ने क्या किया, B नेगेटिव ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और H पॉजिटिव के साथ अटैच होके एक नया कंपाउंड फॉर्म किया और OH नेगेटिव आयंस रिलीज हुए, एंड दिस इज अगेन नथिंग बट वाटर, ठीक है? तो असेंशली हमारे पास कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ, A पॉजिटिव OH नेगेटिव और B नेगेटिव H पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे एक्वस आयंस आयन डायपोल इंटरैक्शंस थी, दैट इज हाइड्रेशन, और यहाँ पे जब नया कंपाउंड फॉर्म हो गया बाय द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, ठीक? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी रिएक्शंस याद करनी है और उनको याद करना कितना आसान है। तो अब जो रिएक्शंस हमें करनी है वो हम शुरू करते हैं ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स के कंपाउंड से। क्यों यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन इंथैल्पीज रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज करके कैटायंस को फॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो अल्कली मेटल फॉर्म करेंगे कैटायन और उनका किसी और ऐसे एलिमेंट के साथ कंपाउंड होगा जो कि एनायन फॉर्म करेगा, तो जनरली क्या होगा, एक नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और हमारी जो चीफली आज डिस्कशन रहेगी वो रहेगी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की वाटर के साथ रिएक्शंस, राइट? कहीं कहीं पे कुछ और भी जरूरी है रिएक्शंस जो कि जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम वो सब चीजें आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फाइन? तो सबसे पहले अल्कली मेटल के जो कंपाउंड्स को हम स्टडी करने वाले हैं वो है ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारे पास पहले आ गया ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स अल्कली मेटल के का जनरल फॉर्मूला होगा M2O, फॉर एग्जांपल लिथियम ऑक्साइड Li2O।
नेक्स्ट हमारे पास है परोक्साइड, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा M2O2, फॉर एग्जांपल सोडियम परोक्साइड Na2O2। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुपर ऑक्साइड, जनरल फॉर्मूला है MO2, फॉर एग्जांपल पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2। उसके बाद रुपीडियम सुपर ऑक्साइड RpO2, सीजियम सुपर ऑक्साइड CSO2। अब हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर हम इन ऑक्साइड्स, परोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें, जो कि अगर आपको डिटेल में चाहिए हो तो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम द एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स में आपको ये सब रिएक्शंस मिल जाएंगी कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अगर वो एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सारे के सारे क्या फॉर्म करेंगे, अपने ऑक्साइड्स। मगर अगर ऑक्सीजन होगी एक्सेस में तो लिथियम फॉर्म करता है अपना ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म करता है ज्यादा अमाउंट में पेरोक्साइड, थोड़ा सा अमाउंट में ऑक्साइड, और बाकी के तीनों एलिमेंट्स पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और थोड़ा सा साथ में पेरोक्साइड भी बनता है जब ऑक्सीजन क्या होगी, एक्सेस में, या आप कह सकते हो जब इन मेटल्स की एयर के साथ रिएक्शन होगी। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अल्कली मेटल्स इन सब कंपाउंड्स के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अल्कली मेटल्स अपने सब कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने कंपाउंड्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं और कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, राइट। इसका मतलब है कि हम यहां से जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है वो बता सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे वेरिएबल स्टेट्स हैं। तो वेल हम देखते हैं सबसे पहले M2O। सो दिस इज लिथियम ऑक्साइड जैसे है हमारे पास। तो लिथियम के ऊपर अगर +1 चार्ज होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, -2 चार्ज। इसका मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। उसके बाद M2O2 परोक्साइड्स आए, तो अगेन यहाँ पे अगर आप क्रिस क्रॉस करोगे, वापस जाओगे, तो मेटल के ऊपर तो क्या है, सिर्फ +1 चार्ज है। मेटल के ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन के, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम्स के ऊपर -2 चार्ज होगा, ठीक है। और उसके मतलब है कि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1। तो पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, ऑक्साइड के अंदर -2, और MO2 में क्या होगा, O2-। इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -0.5। ऑलराइट, तो हमारे पास ये 3 तरह के आयंस आए, एक ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन और फिर सुपर ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड के अंदर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पेरोक्साइड के अंदर O2-, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और O2-, -0.5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए कि कौन सा आयन है। नेक्स्ट अब हम आते हैं रिएक्शन विद वाटर। पहले मैं आपको इन सब ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स की वाटर के साथ रिएक्शंस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो बताऊंगी, और फिर आप उसको कैसे याद करोगे वो भी सिखाऊंगी। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं, पेरोक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं, ये सब वाटर के साथ बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, वाटर के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली अपने हाइड्रोक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। तो अगर हमारे पास ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्योंकि अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, तो वो वाटर में हमेशा आयनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे M पॉजिटिव OH नेगेटिव लिखते हैं। अदरवाइज आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपको NaOH लिखना है तो आप NaOH लिखते हो, राइट। और अगर हम उसकी एक्वस सोल्यूशन देते हैं तो हम हमेशा याद रखते हैं कि वो हमेशा आयनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पेरोक्साइड। जब पेरोक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस विल बी अ लिक्विड। और नेक्स्ट हमारे पास है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अगेन वो
कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं। अब इन 3 रिएक्शंस को आप अपने एग्जामिनेशन तक नहीं भूलें, आपको इनको लर्न नहीं करना पड़े, आप इसको अंडरस्टैंड करें। इसलिए अब मैं आपको इनको और अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे आपने ये सब कुछ पहले ऑलरेडी सीख लिया कि ऑक्साइड आयन O2 माइनस है, पेरोक्साइड आयन O2 माइनस है और O2 माइनस को हम सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये ऑक्सीजन से कैसे बनते हैं, तो ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 माइनस फॉर्म करेगा, दैट मीन्स पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर ये सुपर ऑक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो फॉर्म करेगा O2 माइनस, इसका मतलब है पेरोक्साइड बनेगा। और अगर ये आगे फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो दो क्या बनेंगे, O2 माइनस, इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो हम इसको लिख O2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिविंग अस 2 ऑक्साइड आयंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल मैकेनिज्म है। ये आपको कैसे हेल्प करेगा, आप अभी इसको अंडरस्टैंड करोगे। तो हमने वाटर के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो ये सब क्या है, एनायंस है। जब ये सब एनायंस हैं तो वाटर में से ये हमेशा H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। तो O2 माइनस दैट इज ऑक्साइड आयन जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको आपने अगेन क्रिस क्रॉस की तरह ही लिख देना है। हमारे पास H पॉजिटिव है और O2 माइनस है, जब आप इसको क्रिस क्रॉस करके लिखोगे तो ये H, ये 2 नीचे आएगा और साथ में ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, वाटर बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, O2 माइनस पेरोक्साइड। इसको जब आपने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन्स थे। तो जब आप इसका क्रिस क्रॉस कराओगे तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है O2 माइनस और H पॉजिटिव। तो इसको अगर हम करेक्ट करके यहाँ पे लिखें तो यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जब क्रिस क्रॉस करके लिखोगे तो आप इसको इस तरीके से HO2 लिखोगे, राइट। अब आपको मालूम है कि H2O वाटर होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, मगर HO2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट आपको इसके लिए ये याद रखना है कि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये अनस्टेबल है, इसलिए दिस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, या O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और बनेगा क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्या होती है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज एन ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहां पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। और ऑटो का मतलब है कि एक ही सब्सटेंस की खुद से ही ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो सेम सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, और यहाँ पे वो सेम सब्सटेंस क्या है, सुपर ऑक्साइड आयन। अब सुपर ऑक्साइड आयन की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी तो वेल वो क्या फॉर्म करेगा, एक तरफ वो ऑक्सीजन फॉर्म करेगा और दूसरी तरफ वो O2 माइनस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक तरफ यहां से हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड आयन है -0.5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ये ऑक्सीजन फॉर्म करेगा तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे जाएगा, और अगर O2 माइनस करेगा तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन होगी। तो O2 माइनस विल बी O2 माइनस सॉरी, पर द सुपर ऑक्साइड आयन ये क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन फॉर्म करेगा और साथ में O2 माइनस फॉर्म करेगा, दैट इज पेरोक्साइड आयन। अब जो पेरोक्साइड आयन है वो फर्दर आगे H पॉजिटिव के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करेगा, इसलिए O2 माइनस और H पॉजिटिव से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी O2 एंड H2O2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि जब ऑक्साइड आयन H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर मिल रहा है, जब पेरोक्साइड आयन H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है, और जब सुपर ऑक्साइड आयन H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है।
ठीक है, अब इससे हम कंप्लीट रिएक्शंस को भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सो अब इनको जल्दी से याद करने के लिए हम देखते हैं आयनाइज्ड फॉर्म इनके और प्रोडक्ट्स को याद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया एक अल्कली मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ क्या फॉर्म करता है। तो आपने इसको करना क्या है, जैसे कि हमने लिथियम ऑक्साइड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, तो आपने इसको आयनाइज्ड फॉर्म में लिख देना है। Li2O का मतलब है कि Li के ऊपर +1 चार्ज और O के ऊपर ये वाला 2 ऐसे जाएगा तो -2 चार्ज। ठीक है, तो बैक क्रिस क्रॉस जिस तरीके से आपने फॉर्मूला बनाया था। अगेन आपके पास Li पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ये कंबाइन करके लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे और H पॉजिटिव और O2 माइनस मिलके वाटर फॉर्म करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे आएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। और जब भी हमारे पास एक अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से अपने एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज्ड फॉर्म में लिखता होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे Li पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिख रहे हैं। अदरवाइज हम इसको LiOH भी लिख सकते हैं, परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पेरोक्साइड्स पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है Na2O2। तो Na2O2 का वाटर के साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो अगेन हमने इसको आयनाइज्ड फॉर्म में लिखा। हमारे पास है Na पॉजिटिव और O22 नेगेटिव पेरोक्साइड आयन। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है और Na। तो अब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलके OH फॉर्म करेगा, एक और मिलके OH फॉर्म करेगा, दो NaOH मिलेंगे। और H पॉजिटिव यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ लगेगा, दूसरा H पॉजिटिव इस वाले ऑक्सीजन के साथ लगेगा, तो हमारे पास आएगा H2O2। अदरवाइज आप सिंपल फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास है H पॉजिटिव और उधर है हमारे पास O22 नेगेटिव। अगर आप इसको क्रिस क्रॉस करके लिखोगे तो ये 2 नीचे सबस्क्रिप्ट पे आएगा और यहाँ पे हमारे पास O2 है, तो ये क्या बनेगा H2O2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सुपर ऑक्साइड्स पे। तो सुपर ऑक्साइड्स के लिए हमने एग्जाम्पल लिया पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का। तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन आयनाइज्ड फॉर्म इसका लिखेंगे, K पॉजिटिव बनेगा और O2 माइनस आयन बनेगा। तो KOH के साथ मिलके KOH फॉर्म कर देगा। ठीक है, और O2 माइनस आपको मालूम है H पॉजिटिव के साथ मिलके HO2 फॉर्म करता था, वो अनस्टेबल था, इसलिए O2 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है और क्या फॉर्म करता है O2 और O2 2 माइनस, एक ऑक्सीजन और एक पेरोक्साइड आयन। अब पेरोक्साइड आयन आगे फर्दर वाटर के साथ के H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन और KOH। ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को इसके प्रोडक्ट्स हमेशा याद रहेंगे कि ऑक्साइड के साथ सिर्फ हाइड्रोक्साइड बन रहा है, पेरोक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा और सुपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनेगा और साथ में ऑक्सीजन भी बनेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स की रिएक्शंस विद वाटर। और यहाँ पे प्लीज डू रिमेंबर कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं करते हैं। इनफैक्ट ऑक्साइड्स हम सबके देख सकते हैं और जो पेरोक्साइड्स होंगे वो भी सिर्फ हम देखेंगे स्ट्रोंशियम और बेरियम ही हैं वो दो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो पेरोक्साइड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन आ गया ऑक्साइड विद वाटर। तो जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, जबकि अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, बहुत कम ही वाटर में सॉल्यूबल होगा, मगर जितना भी सॉल्यूबल होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, फॉर्म करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। और वो कैसे रिएक्शन है, इन जनरल अगर हम उसको लिखेंगे तो MO प्लस वाटर, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड व्हेन इट विल बी रिएक्टिंग विद वाटर तो ये क्या फॉर्म करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। सो M+2OH नेगेटिव, या आप इसको सीधा लिख सकते हो MOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके Mg2+ और OH नेगेटिव आयंस फॉर्म करेगा या MgOH
होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं एंड दैट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। नेक्स्ट हम चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली बच्चों को कुछ टर्म्स हैं जो कि समझ में नहीं आती और वो आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, और ये एक सॉलिड है। ओके, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं और ये भी अगेन एक सॉलिड है। अब इसके ऊपर हम कभी स्प्रिंकल करें थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मगर यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा पानी डाला था इसलिए ये अभी भी सॉलिड ही रहेगा और इस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम। ठीक है, अब हमने इसमें और पानी डाल दिया और फर्दर रिएक्शन होगा और हमारे पास अब जो आएगा वो आएगा एक थिक सी लिक्विड, ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम। और इसकी जो होगी ये वाइट टर्बिडिटी होगी, ठीक है, ये एक बहुत ही वाइट वाइट बिल्कुल सोल्यूशन होगा और थिक सोल्यूशन होगा और इसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। इसमें हम और पानी डाल दें और पानी डालेंगे तो अब हमारे पास एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लियर सोल्यूशन आ जाएगी क्योंकि पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया तो जितना भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था वो सारा का सारा पानी में घुल गया और इस वाटर को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो आप लोगों ने इस लाइन को कितनी बारी रिएक्शंस पे याद किया हुआ है, तो वेल ये लाइम वाटर है। तो अगेन स्लेट लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर सारे के सारे क्या हैं, ये सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप अब आप लोग इस सब को अच्छे से याद रखेंगे। सो अब हमने ये रिएक्शंस कर ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, बेरियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। अगर मैंने बीच में स्ट्रॉन्शियम छोड़ दिया तो स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड पे यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स जो कि स्पेयरिंगली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, वेल सॉल्युबिलिटी उनकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हमें बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी मिली थी, टर्बिडिटी ज्यादा थी, क्लियर सोल्यूशन नहीं था, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड तक जाते जाते ये जो सोल्यूशन है ये क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं बरेटा वाटर। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में हमने बहुत सारे नाम सीखे, स्लेट लाइम सीखा, मिल्क ऑफ लाइम सीखा, लाइम वाटर सीखा, और अब बेरियम हाइड्रोक्साइड पे बरेटा वाटर। ठीक, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पेरोक्साइड्स पे। तो अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ही है जो कि पेरोक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे M2O2 प्लस वाटर से मिलेगा क्या, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड और साथ में H2O2, बिल्कुल जैसे कि हमने अल्कली मेटल्स के पेरोक्साइड्स की रिएक्शंस में देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलेगा और H2O2 मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पेरोक्साइड्स के केस में याद रखना है वो ये है कि जो हम यहाँ पे वाटर को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस वाटर को आइस कोल्ड वाटर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ठंडा पानी लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनेगा वो एट हायर टेम्परेचर बहुत ही अनस्टेबल है और वो आगे डिकम्पोज होके फॉर्म करेगा वाटर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो नेट प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी इन केस अगर इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। अगर ये आइस कोल्ड वाटर होगा तो वेल H2O2, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो भी आपको H2O2 लिखना है, मगर अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो वहां पे कि द वाटर इज हॉट तो डू रिमेंबर कि H2O2 आगे वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर जाएगा। परफेक्टली फाइन, ग्रेट।
सो नेक्स्ट हमारे पास हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि बेरियम परऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और H2O2 फॉर्म करेगा। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे आप ये बीकर देख सकते हैं पिक्चर में। अब ये इस पिक्चर में जो बीकर है उसमें जो सोल्यूशन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। हमने क्या था, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाला और जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ दैट इज गोइंग टू बी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जो कि आपने अभी रिएक्शन में सीखा। और हमने ये चेक किया कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हमने इसमें रेड लिटमस पेपर डाला और देखा कि वो रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। और इसका मतलब है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है। ठीक है। और वेल अब इससे रिलेटेड इसलिए मुझे ये पिक्चर आपको इसलिए दिखाया है, मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद करवाने हैं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले कि जितने भी अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हमें कैसे पता लगा कि वो बेसिक नेचर है, क्योंकि हमने देखा कि रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में टर्न हुआ, राइट। तो अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्लीज डू रिमेंबर, and they are the strongest of all bases and they dissolve freely in water with the evolution of much heat on account of intense hydration। ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रीली डिसॉल्व हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो कि ये सोल्यूशन कितना क्लियर सोल्यूशन है। अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और बेसिक स्ट्रेंथ को भी प्लीज रिमेंबर कि दैट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम हाइड्रोक्साइड जाते हुए सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल बी इंक्रीजिंग एज वेल एज द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं और उसको भी हम पिक्चर के साथ ही याद रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसको पानी में डाला। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया कि स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, इसलिए यहाँ पे आप एक वाइट टर्बिडिटी देख सकते हो। ठीक है। और अगेन क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनेगा थोड़ा अमाउंट में, जितना ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होगा उतना हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अगेन हम चेक कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू कलर में टर्न हुआ। मगर अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करो तो पहले आप देख सकते हो कि ये क्लियर सोल्यूशन है, यहाँ पे एक व्हाइट टर्बिडिटी प्रेजेंट है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी नहीं थी। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में कितना सुंदर कलर चेंज हुआ, क्योंकि जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी मोर बेसिक देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है। तो जल्दी से इन सब चीजों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है और वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज इसको अच्छे से मार्क करके लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बाकी के हाइड्रोक्साइड्स दे आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर लेस बेसिक, लेस स्टेबल देन द अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, जो कि आप सब पॉइंट्स इस पिक्चर के साथ याद रख सकते हो। परफेक्टली फाइन। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड्स पे और हमारे नेक्स्ट कंपाउंड्स है हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? तो वेल सबसे पहले हाइड्राइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड को अगेन आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इसको Na पॉजिटिव और H नेगेटिव। वाटर को आप कैसे लिख सकते हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अगेन NaOH बनेगा और H नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके क्या फॉर्म करेंगे, H2। ठीक है। तो प्रोडक्ट लिखना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप उसको आयनाइज्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो सोडियम हाइड्राइड और वाटर मिलके क्या फॉर्म करें, NaOH और हाइड्रोजन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स, तो वो कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Ca+2
और H नेगेटिव, अगेन यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अगेन कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा H नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है वो है कि कैल्शियम हाइड्राइड को हम हाइड्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाइड्राइज वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे, तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन भी है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कार्बोनेट्स की वाटर के साथ रिएक्शन। अब कार्बोनेट्स की वाटर के साथ रिएक्शन में अगेन सबसे पहली चीज क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो सारे के सारे अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर लिथियम कार्बोनेट जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। और अगेन आप बाई कार्बोनेट्स के केस में भी याद रख सकते हो कि अल्कली मेटल के जो बाई कार्बोनेट्स होते हैं they are also soluble in water except for sodium bicarbonate which is sparingly soluble in water। ठीक है, ऑल राइट। तो अब कार्बोनेट्स की रिएक्शन अगर लिखेंगे तो अगेन बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हो। यहाँ पे अगेन आपको क्या फॉर्म करना है, Na पॉजिटिव और CO3 2 माइनस, राइट। तो Na और OH मिलके NaOH फॉर्म करेंगे और कार्बोनेट आयंस और H पॉजिटिव मिलके H2CO3 फॉर्म करेंगे, दैट इज कार्बोनिक एसिड। अब ये जो सोल्यूशन है इसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड है, इसलिए ये जो सोल्यूशन है दैट विल बी बेसिक इन नेचर। तो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, क्या एक एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है या एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो उसका आंसर है कि दैट इज गोइंग टू बी अ बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स पे। ठीक है, तो क्या बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोडक्ट बनता है? वेल नो। क्यों नहीं? वेल वो इसलिए है क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स हैं दे विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। सो डू रिमेंबर कि ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स एक्सेप्ट फॉर लिथियम कार्बोनेट और साथ में अमोनियम कार्बोनेट सिर्फ ऐसे कार्बोनेट्स हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। उसके अलावा और कोई भी कार्बोनेट ऐसा नहीं होगा मेन ग्रुप एलिमेंट्स में से जो कि वाटर में सॉल्युबल है। इसलिए अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो वेल आगे रिएक्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड क्या है, नाइट्राइड्स। ठीक है, अब अल्कली मेटल के नाइट्राइड्स के लिए अगेन आपको क्या याद रखना है, वेल की लिथियम का एनोमलस बिहेवियर। अब लिथियम यहाँ पे एक ऐसा अल्कली मेटल है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म करेगा। बाकी का कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता। हमारे पास सोडियम है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम अजाइड फॉर्म करता है, दैट इज NaN3। ठीक है, मगर हमारे पास कोई भी ऐसा अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम नहीं है जो कि नाइट्राइड फॉर्म करेगा। नाइट्राइड आयन क्या होता है हमारे पास, N3 नेगेटिव, जबकि यहाँ पे सोडियम में यहाँ पे क्या है N3-1। ठीक है, ये अजाइड आयन है, ये नाइट्राइड आयन है। सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड फॉर्म करता है, सो Li plus N2 इज गोइंग टू बी Li3N। सो ऑब्वियसली हमें इसी का आगे रिएक्शन देखना है वाटर के साथ। सो लिथियम नाइट्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन लिखोगे तो अगेन क्या बनेगा, Li पॉजिटिव और N3 माइनस, और यहाँ पे हमारे पास H आयंस और OH आयंस। तो Li पॉजिटिव और OH नेगेटिव LiOH फॉर्म करेंगे, और अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो वेल ये क्या बनेगा, N-3 और H पॉजिटिव। इसका क्रिस क्रॉस करोगे तो हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और धीरे नीचे। ठीक है, सो क्या बनेगा, अमोनिया। अब आपको समझ में आया कि आपको प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मगअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको आयनाइज करके प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते जाओ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस होंगे, सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं, और नाइट्राइड्स अगर फॉर्म करते हैं तो वो वाटर के साथ बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी जैसे कि हम लिथियम नाइट्राइड के केस में देखते हैं। तो लेट अस सी द रिएक्शंस। बेरिलियम नाइट्राइड वाटर के साथ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। कैल्शियम नाइट्राइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। और
एक और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड का भी आप रिएक्शन यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट इज फ्रॉम द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया फॉर्म करेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल फॉस्फाइड्स। तो मेटल फॉस्फाइड में फॉस्फाइड का आयन क्या होगा, P3 नेगेटिव। बिल्कुल जैसे ही नाइट्रोजन का नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव था, वैसे ही फॉस्फाइड आयन P3 नेगेटिव। और इसका रिएक्शंस भी बिल्कुल सिमिलर होगा। द फॉस्फाइड्स ऑफ बोथ अल्कली मेटल्स एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे विल रिएक्ट रैपिडली विद वाटर टू फॉर्म PH3, दैट इज फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम फॉस्फाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में PH3। अब यहाँ पे नाइट्राइड की जगह पे सिर्फ फॉस्फाइड आ गया, तो NH3 की जगह PH3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल अमाइड्स। तो अमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, NH2 नेगेटिव। ठीक है, इसका वाटर के साथ अगेन रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये है मेटल का अमाइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में NH3 बनेगा, राइट। मेटल इमाइड NH-2 रिएक्शन विद वाटर। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये इमाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में अमोनिया गैस बनेगी। तो चाहे वो हमारे पास नाइट्राइड था, अमाइड था या इमाइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल बोराइड्स। तो मेटल बोराइड में बोराइड आयन इज B-3। तो इसके साथ जब वाटर का साथ रिएक्शन होगा तो M3BX विद वाटर विल बी फॉर्मिंग अगेन मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनेगा, B2H6। तो इसको अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास M के ऊपर जो भी प्लस चार्ज है, ठीक है, और B के ऊपर -3 चार्ज है। अगेन ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये फॉर्म करेगा MOH और X। अगर ये अल्कली मेटल का होगा तो MOH फॉर्म कर देगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा तो MOH2 हो जाएगा और साथ में हमारे पास है B3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा BH3। मगर BH3 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो दैट इज गोइंग टू बी B2H6। ठीक, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मेटल कार्बाइड्स पे। ये लास्ट रिएक्शंस हैं जो कि हम आज करेंगे और मेटल कार्बाइड्स रिएक्शन विद वाटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको थोड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि आयनिक कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, और हमारे पास इनका जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है उसके बेस पे ये कार्बाइड्स जो हैं ये 3 तरह के हैं। पहले हैं मिथेनाइड्स। मिथेनाइड का मतलब है कि जब ये वाले कार्बाइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये मिथेन गैस देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में मीथेन बनेगा। बेरिलियम कार्बाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और मीथेन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे इन कार्बाइड्स के अंदर जो कार्बाइड आयन है दैट इज C4 नेगेटिव आयन। अब ये सब चीजें मैं आपको अभी 1 बाय 1 दोबारा से समझाऊंगी सो दैट कि आपको प्रोडक्ट अच्छे से याद रहे, आपको ये हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम सिर्फ एक बारी देखते हैं कि ये 3 टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो मिथेनाइड्स जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे और साथ में मीथेन बनेगा। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास है एसिटिलाइड्स, जो कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इथाइन गैस या जिसका कॉमन नेम एसिटिलीन है वो आएगा। ठीक है, इसलिए एसिटिलीन से बन गए एसिटिलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और साथ में C2H2। Na2C2 वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH और C2H2। ठीक है, तो इनके अंदर जो आयन है, कार्बाइड आयन है, दैट इज C22-। मिथेनाइड में C4 नेगेटिव है, यहाँ पे C22- है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है एलाइलाइड्स। एलाइलाइड्स क्या करते हैं, 1 प्रोपाइन देंगे जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और साथ में प्रोपाइन रिलीज हो।
बनेगा। ठीक है, अब कौन सा मिथेन देता है, कौन सा इथाइन देता है, कौन सा प्रोपाइन देता है, आप कैसे याद रखो? वेल उसके लिए अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और साथ में आपको ये भी मालूम लग जाएगा कि इनके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंगली कार्बाइड आयन क्या है। यहाँ पे कार्बाइड आयन C4 नेगेटिव है, एसिटालाइड्स में C2 माइनस है और अलाइलाइड्स में C3 माइनस है। राइट, अब ये कैसे हमें मालूम लगता है, हम इसे कैसे याद रखें? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ ट्रिक नाउ। सो पहली रिएक्शन है हमारे पास, एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर के साथ क्या कंपाउंड फॉर्म करता है। तो अगेन इसके लिए आपको करना क्या है, हमें लिखना है एल्यूमिनियम कार्बाइड को आयनाइज्ड फॉर्म में। कैसे लिखोगे? वापस इसका क्रिस क्रॉस वाला बनाया, यहाँ पे एल्यूमिनियम था, यहाँ पे कार्बन था, तो ये जो सबस्क्रिप्ट में था यहाँ पे एल्यूमिनियम का +3 चार्ज, यहाँ पे 4, तो ये -4 कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? एल्यूमिनियम +3 और C4 नेगेटिव, H आयंस और OH आयंस। तो अगेन एल्यूमिनियम +3 और OH नेगेटिव को आप लिखोगे AlOH, यहाँ पे +3, यहाँ पे -1, तो क्रिस क्रॉस करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और अगेन हमारे पास है C4 नेगेटिव और साथ में हमारे पास है H पॉजिटिव, इसको अगेन आपने क्रिस क्रॉस करके लिखा, तो ये क्या बनेगा? CH4। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड कैसा कार्बाइड है? ये एक मिथेनाइड है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पे या हाइड्रोलिसिस पे क्या प्रोडक्ट देता है? मीथेन देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बाइड आयन कैसा है? यहाँ पे कार्बाइड आयन C4 नेगेटिव है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम कार्बाइड, Be2C वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? तो अगेन हम इसको आयनाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा Be+1 और C-2, H आयंस और OH आयंस। अब ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं? ठीक है, मगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली प्लीज ध्यान रखना कि बेरिलियम के ऊपर +1 चार्ज है। बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 2। राइट, तो यहाँ पे इस पे +2 चार्ज होना चाहिए, अगर ये +1 आ रहा है तो ये गलत है। इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं? वेल हम बेरिलियम कार्बाइड को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंपाउंड क्या होगा? Be4C2। राइट, अब अगर Be4C2 है तो बेरिलियम के ऊपर क्या हो जाएगा? +2 चार्ज और कार्बन के ऊपर हो जाएगा -4 चार्ज। ठीक है, तो अब अगर आप इसका प्रोडक्ट लिखोगे तो Be+2 और OH आयंस मिलके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड पाएंगे और C4 नेगेटिव और H पॉजिटिव मिथेन फॉर्म करेंगे। तो अगेन बेरिलियम कार्बाइड क्या हो गया? एक मिथेनाइड हो गया, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे ये मिथेन गैस को रिलीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म करना है वो किसके लिए है? कि कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है? तो अगेन हम इसको आयनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? Ca+2 और C-1। ठीक है, अगेन अब इसको H आयंस और OH आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वेल कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 चार्ज है, तो ये OH के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, मगर C- और H पॉजिटिव क्या फॉर्म करेंगे? CH। ठीक है, अब CH कुछ होता है? नहीं होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे गड़बड़ है, अब इसका क्या करें? ऑलराइट, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? वेल हम इसको भी अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो हमारे पास इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Ca2 और C4। राइट, या मैं इसको बेटर वे में लिखूंगी, ये C2 है और ये एक और 2 है और ये हमारे पास कैल्शियम है। ठीक है, ओके, सो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, Ca2 और C2 का 2 मैं लिख सकती हूँ ऐसे। अब मैंने इसको ऐसे लिखा तो अब हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज बनेगा और C2 के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। C2 के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। राइट, तो कैल्शियम OH आयंस के साथ क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और C2 2 माइनस और H पॉजिटिव अगेन कंबाइन करेंगे तो क्रिस क्रॉस C2 और H2 बनेगा। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इथाइन। राइट, इथाइन या कॉमन नेम एसिटिलीन, सो दिस इज गोइंग टू बी एन एसिटालाइड। समझ में आ रहा है कि कैसे आप प्रोडक्ट को यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बनेगा? सिर्फ एक बार आप खुद से इसको खुद से लिख लोगे तो वेल आपको नहीं भूलेगा।
नेक्स्ट हमारे पास है Na2C2 प्लस वाटर। तो अगेन हमने इसको आयनाइज फॉर्म में लिखा, यहाँ पे हमारे पास आया Na2 पॉजिटिव और C2 2 माइनस, ठीक है। और H आयंस और OH आयंस, अब अगेन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई कि सोडियम के ऊपर +2 चार्ज है जबकि इसके ऊपर +1 चार्ज होना चाहिए। तो अगेन अब इसको लिखने का तरीका हम डिफरेंट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे Na2 दो थे, राइट, तो Na दो कर दिए और उन दोनों एटम्स के ऊपर +2 चार्ज, इसका मतलब है कि एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। मगर C2 को हमने ब्रैकेट में ही रख दिया, इसका मतलब है C2 के ऊपर -2 चार्ज है, राइट। तो इसका मतलब है कि अब अगेन Na और OH आयंस NaOH फॉर्म करेंगे, एक सोडियम आयन एक OH के साथ, दूसरा सोडियम आयन दूसरे OH के साथ, तो यहाँ पे 2 NaOH बन जाएगा। आप इस रिएक्शन को बैलेंस खुद से कर सकते हैं। और C2 2 माइनस है, अगेन H पॉजिटिव के साथ C2H2 फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बाइड आयन आया दैट इज गोइंग टू बी C2-2। मिथेनाइड्स में क्या था, C-4 था, एसिटाइड्स में क्या है, C2 2-। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है मैग्नीशियम कार्बाइड। अब मैग्नीशियम कार्बाइड को भी अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो अगेन हमने इसको आयनाइज्ड फॉर्म में लिखा Mg+3 और C2-। ओके, अब अगेन मैग्नीशियम पे +3 चार्ज आ गया, +3 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो +2 होना चाहिए। अब +2 होना चाहिए तो फिर से क्या करें, वेल यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, मैग्नीशियम कार्बाइड को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, Mg4 और C6, राइट। Mg4 को Mg के 4 एटम्स और C3 के 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, Mg+2 और C3 के ऊपर -4, ठीक है। तो हमारा जो अब कार्बाइड आयन आएगा वो क्या आएगा, C3-4। समझ में आ गया, कार्ब मिथेनाइड, एसिटाइड और एलाइलाइड के आयंस कौन कौन से हैं, हमने कहां से ढूंढा, हमने इन फॉर्मूला से इस तरीके से ढूंढा। और अब अगेन प्रोडक्ट लिखना आपके लिए आसान है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और C3H पॉजिटिव क्या फॉर्म करेंगे, C3H4। तो हमारे पास C3H नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, हमने इसको क्रिस क्रॉस करके लिखा C3 और H4, इस तरीके से बन जाएगा। एंड C3H4 इज नथिंग बट प्रोपाइन, ठीक है। सो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दिस, राइट, we have hydrogen here, we have 3 hydrogen here, so this is going to be C3H4। all right, अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपको ये इक्वेशंस दी हुई होंगी और आपको प्रोडक्ट लिखने को दिया जाएगा तो आप बहुत आसानी से अब इस ट्रिक के साथ आप लिख सकते हो। बट सपोजेटली आपको सिर्फ रिएक्शन में दिया जाए कि एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर के साथ क्या फॉर्म करता है, इनवर्ड्स, ठीक है, तो तब आपके पास फॉर्मूला भी नहीं होगा। अब आपको फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा कि Al4C3 है या कुछ और है फॉर्मूला, तो तब आप वहां पे क्या करोगे, वेल उसके लिए प्लीज डू रिमेंबर वन स्मॉल थिंग, जिससे इनफैक्ट आपको ये सब भी याद नहीं रखना पड़ेगा। और वो क्या है कि जो मिथेनाइड्स होते हैं वो सिर्फ बेरिलियम और एल्युमिनियम फॉर्म करते हैं, तो आपको बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन बनाना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन बनाना है। एसिटाइड सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम और साथ में लैंथेनॉइड्स। इसका मतलब है कि अगर कैल्शियम कार्बाइड होगा तो कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में इथाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। और एलाइलाइड सिर्फ मैग्नीशियम फॉर्म करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और 1 प्रोपाइन बनेगा। सो मैंने हर तरह से आपको इस रिएक्शंस को समझा दिया, कैसे हमारे पास ये आयंस आए, कैसे हमारे पास कंपाउंड्स आए, और वेल आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, आपने बहुत सारी यहाँ पे रिएक्शन सीखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखी हैं, और वेल उसको याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने सिर्फ उसको आयनाइज्ड फॉर्म में लिख के H आयंस और OH आयंस के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स को फॉर्म करना है। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और बहुत सारी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अभी ऑल रिएक्शंस विद वाटर में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ वाटर की रिएक्शंस हैं। अभी तक इन 2 लेक्चर्स में अप्रोक्सीमेटली 50+ हम लेक्चर रिएक्शंस कर चुके हैं, और अगले लेक्चर में और 50 रिएक्शंस करने वाले हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। सो प्लीज बी विद मी,
डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि हम आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं, तो सारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, अपने अच्छे से प्रेपरेशन को कीजिए। अगर आपको उस प्रेपरेशन में कोई भी डाउट्स आए तो आप उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं at h2chemistry@gmail.com। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए एंड also share it with your friends. So see you again. Have a nice day. God bless you.